नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके अपने निशुल्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपना वहां पर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन की अपन बात कर रहे थे, पार्ट 01 है आपका। पहला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो बारी है वो हमारे पार्ट 2 की है। तो सीधा बिना देरी किए बिना अपन चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पिछली क्लास में अपन ने बेटा 30 सवाल कर लिए थे, यहां पर दूसरे का पहला सवाल मतलब 31वां सवाल हो गया। क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड्स इंक्लूड, जो अपनी परंपरागत या फिर रीतिबद्ध मूल्यांकन की जो पद्धतियां होती हैं, विधियां होती हैं, उसमें हम शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो किसको शामिल अपन वहां पर करते हैं? 4 आपके पास में ऑप्शन हैं, उनमें से एक आपको वहां पर बताना है। तो गौर करना, केवल और केवल इसमें वहां पर रिटन का मतलब आपका लिखित परीक्षाएं, सिर्फ लिखित परीक्षाएं होती हैं? नहीं, मौखिक परीक्षाएं भी वहां पर होती हैं। क्लासरूम इवैल्यूएशन मतलब कक्षा कक्ष है, कक्षा कक्ष के अंदर वहां पर आपका मूल्यांकन की स्थिति बिल्कुल की जाती है, जो कि फॉर्मेटिव के अंदर आपका लिया जा सकता है वहां पर। साथ में इसे ही बाद में आप समेटिव में ले सकते हैं। प्लस में ओरल इवैल्यूएशन, मौखिक मूल्यांकन भी किया जाता है। ये करीब करीब आपका 75% यहां पर करेक्ट माना जा सकता है। इसमें रिटन जो आपका पेपर है वो भी शामिल किया जा सकता है। अगली बात यहां पर यह आती है कि क्या बच्चे के लिए वहां पर आप पेपर पेंसिल टेस्ट है वो लेते हैं, जिसे अपन किसका नाम देते हैं? आपका पीपीटी का नाम देते हैं। बिल्कुल, यहां पर प्रोजेक्ट वर्क है वो उसे दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पास में 50% के आसपास वहां पर आता है। और जब अपन बात करते हैं किसकी, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, तो ट्रेडिशनल मैनर में केवल स्कॉलस्टिक है उसके लिए ज्यादा जगह होती है। को स्कॉलस्टिक या को करिकुलर या फिर आपका वहां पर नॉन एकेडमिक नेचर है, उसके लिए जगह वहां पर न के बराबर होती है। तो ये दो चीजें कट जाती हैं। तो इसमें अपने पास में आंसरेबल सिचुएशन है, दो जगह आती है। पहली प्राथमिकता में हम इसको आंसर लेंगे और दूसरी प्राथमिकता में, दूसरी प्रेफरेंस में हम इसको आंसर लेंगे। अब आप कहें कि सर दोनों मुझे चूज करने हैं, तो मैं सी को चूज करूं या बी को? बी को। अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आता है बोथ बी एंड सी, तब मैं किस पे चला जाऊंगा? बोथ बी एंड सी पे चला जाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए जरा, अभी भी मैंने आपके सामने बोल दिया था, क्या बोला है वहां पर आपका कि व्हाट इज ए पीपीटी इन ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन। मैंने बोला था पीपीटी का फुल फॉर्म, पी जो स्टैंड करता है पेपर के लिए, दूसरा पी स्टैंड करता है पेंसिल के लिए, टी स्टैंड करता है आपका टेस्ट के लिए। तो यहां पर ये चीज आपके लिए करेक्ट नेचर में आ जाएगी। यहां से प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन टेस्ट हटेगा, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट हटेगा, प्रीलिमिनरी प्रैक्टिस टेस्ट है उसे भी आपका यहां पर हटाया जाएगा। ये चीजें आपकी वहां पर अवॉइड करनी है। ठीक, अगले पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 3। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज कॉल्ड सो, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन को ऐसा कहा जाता है, उसके पीछे वजह क्या है? सब्जेक्टिव के पहले मायने क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तो सब्जेक्टिव का मीनिंग होता है जहां पर चीजें आत्मनिष्ठ होती हैं, जो व्यक्तिगत या फिर पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल हॉबी, पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल आपकी टेक्निक है, उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें अपन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का नाम दिया करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन केवल इसी वजह से उसे सब्जेक्टिव कहा जाना गलत होता है। इसमें मेनली जब आपका चेकिंग होती है, आंसर शीट या उत्तर पुस्तिका आपकी चेक की जाती है, तो उस दौरान जो आपका परीक्षक है, परीक्षक का जो आपका दृष्टिकोण है, उसका जो नजरिया है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस या फिर अपेक्षाएं हैं, उसकी जो आशाएं हैं, उनको वहां पर देखना होता है। और वो व्यक्तिगत तौर पर क्या करेगा? निर्धारित करेगा कि मेरी विचारधारा बच्चे की विचारधारा से वहां ताल्लुक रखती है या फिर नहीं रखती है, उसमें किसी प्रकार से वहां साम्यता है या फिर नहीं है। अगर विचार सही नहीं है तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि विचारों की सहमति, उनकी साम्यता, उसकी संगतता वहां पर इंपॉर्टेंस देती है। तो रियल आंसर यहां पर यह देखने को मिलेगा जो कंप्लीशन आपका देता है। जब नीचे वाले में आते हैं कि इट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स ओरल एबिलिटी, इसमें केवल बच्चे की मौखिक क्षमता है, मौखिक समर्थता है, मौखिक जो सामर्थ्य है, उसको वहां पर मूल्यांकित किया जाता है। बिल्कुल वहां पर नहीं किया जाता है। इट एक्सक्लूड्स ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, इसमें वहां पर आपका वस्तुनिष्ठ तौर पर आपका जो स्कोरिंग है या फिर आपका जो अंकित क्षमता है, उसको बाहर किया जाता है। इसमें कभी यह मना ही नहीं होती है कि सब्जेक्टिव के साथ में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ये इनकार नहीं करता है, लेकिन इसमें इंक्लूड करना भी नहीं होता है, इसमें एक्सक्लूड करना भी नहीं होता है। ना तो बेटा जी सब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव को शामिल करना होता है, ना उसे बाहर निकालना होता है। जैसे आपने
अपने कॉलेज टाइम में या फिर ये कहूं कि आपके स्कूल टाइम में जो बड़े टाइप के जो आपके आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं, उनको जब आपने लिखा होगा तो आपको लगा कि आपने पूरा सही लिखा है। उसके बावजूद भी जो आपका वहां पर पेपर सेटर है, जो सवाल आपसे पूछता है, उसको जब एग्जामिनर या परीक्षक चेक करता है तो आपको लगता है 6 में से 5 आएंगे, लेकिन गुरुजी ने आपको कितने दिए? 3 दिए, 2.5 दिए, 1 दिया, 1.5 दिया। अब आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कहां कटे, क्योंकि आपकी विचारधारा और परीक्षक की विचारधारा मैच नहीं करती है। इसमें उनका सोचना क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनका मत क्या है, उनका तर्क क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी आशाएं क्या है, उनको वहां पर परखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का उल्टा हो गया ना बेटा, सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का जब एंटोनिम अपन बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ? आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव नेचर बोला जाएगा। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। देखा होगा आपने आंसर, चेक करना। जो मेरे पास में ऑब्जेक्टिव आपके मेथड्स होते हैं, या फिर ये कहूं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के, इन्हें जब आप हिंदी में पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो पद्धतियां होती हैं, विधियां होती हैं किसकी? इवैल्यूएशन की, वो कैसी होती हैं? क्या एक्चुअल में इन्हें किसी व्यक्ति विशेष या फिर अध्यापक विशेष या शिक्षक विशेष के माइंड सेट के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। ये टोटली रिलायबल होते हैं, टोटली वैध होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। इसमें मीन मेक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो आंसर है वही आंसर वहां पर आपका रहेगा। अगली बात, ऐसे बेस्ट आपके निबंध आधारित, तो ये किसमें जाते हैं? आपके सब्जेक्टिव में, जहां पर आपको अपने विचार लिखने की मोहलत होती है, आजादी या स्वतंत्रता दी जाती है। अगला पार्ट यहां पर कौन सा? बेस्ट। ये आधारित होते हैं किस पर? सेट आंसर्स। पहले से इनके उत्तर तय होते हैं कि इसका आंसर ये होगा, मतलब यही होगा, और इसकी स्कोरिंग भी बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। माइनस प्लस आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितने आने हैं उतने ही आएंगे। आजकल जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस आपकी चलती हैं बेटा, उसमें ना आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेट है, जो इनकरेक्ट है वो आपका इनकरेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वो कैसा नहीं बनेगा? आपका सब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो अपना जो इसमें आंसर आएगा, दैट विल बी बेस्ट ऑन सेट आंसर्स एंड ऑथेंटिक स्कोरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे आप शॉर्ट में क्या नाम देते हैं बेटा जी? आपका वहां पर सीसीई का नाम देते हैं। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इसका परिचय कब करवाया गया, कौन से वर्ष में करवाया गया? तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सीसीई। और इसका मीनिंग लेते हैं तो यहां पर मीनिंग क्या निकलेगा? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और साथ में टर्म क्या है आपका? इवैल्यूएशन है। तो ये जो जिस बोर्ड ने आपका लागू किया, उस बोर्ड का नाम है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से लिया गया है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आपका 2009, उसके द्वारा इसे प्रपोज किया गया, और 2010 के अंदर इसे सीबीएसई के द्वारा वहां पर इंप्लीमेंट किया गया, इसे आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो गौर करना, 2009 में इसे प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? आरटीई के अधिनियम के द्वारा, लेकिन सीबीएसई ने इसे 2010 में क्या किया था? आपका परिचय में लाया था, या फिर सबके सामने रखा था। तो ये जो 2009 का काम है, ये सीबीएसई का नहीं बल्कि किसका था? आपका वहां पर आरटीई का था। और यहां पर 2010 नहीं बल्कि आपका 2009 वाला पार्ट आ जाएगा। और ये स्टेट बोर्ड्स है, इनका मसला तो सीबीएसई के बाद में आया, पहले नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। द प्राइमरी एम किसका? और सीसीई, सीसीई का इज टू, सीसीई का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो वहां पर क्या माना जाता है? सीसीई ने, या फिर ये कहूं कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसका जो मुख्य लक्ष्य या प्राथमिक जो आपका लक्ष्य रहा है वो हमेशा ये रहा है कि जो आपके लर्नर्स हैं, जो आपके अधिगम करता है, उनका स्ट्रेस है या उनका वहां पर जो आपका तनाव है या उनका जो दबाव है, उसे क्या किया जाना? आपका कम किया जाना, उसे आपका रिड्यूस किया जाना। लेकिन किसका किसका प्रेशर, किसका स्ट्रेस, किसकी एंजाइटी, वो आप चेक करना। वहां पर वो किसका स्ट्रेस करना है आपका? वहां पर कम, मिनिमाइज स्ट्रेस करना है लर्नर्स का। यहां टीचर्स हैं, उनसे इसमें कोई खास रिलेशन नहीं है, उनके प्रेशर को कम करने की बात सीसीई नहीं कहता है। वो आपके परंपरागत जो शिक्षण तकनीक होती हैं उनको हटाने की बात वहां पर नहीं कहता है। उसमें जो अकादमिक स्तर के आपके परिणाम आते हैं, केवल उनकी बात भी वहां पर फोकस करने के लिए नहीं कही जाती है। तो केवल और केवल इसमें जो मैटर है वो किसका बताओ? आपका स्ट्रेस ऑन लर्नर्स है, इसके साथ में वहां पर जोड़ा जा सकता है, इसके साथ में से आपका वहां पर रखा जा सकता है। तो जो सीसीई का प्राइमरी एम है या फिर आपका मुख्य लक्ष्य है, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वो जो मैनर मेरे पास है कौन सा है? मिनिमाइजिंग स्ट्रेस ऑन लर्नर्स है, यानी विद्यार्थियों का अधिगमकर्ताओं का प्रेशर कम करना होता है। अगले पे आ जाएं। सीसीई इवैल्यूएट्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, वो आपका मूल्यांकन करता है किसका? लर्नर्स या अधिगमकर्ताओं का। कौन सी जगह, कौन से क्षेत्र में, कौन से पहलुओं में? तो बेटा जी क्लियर है,
वो अकादमिक भी करेगा, गैर अकादमिक भी करेगा, वो आपका पाठ्यक्रम से भी जुड़ा हुआ करेगा, सह पाठ्यक्रम अवस्थाएं उनकी बात भी करेगा, शैक्षिक की बात करेगा, सह शैक्षिक की बात भी वहां पर करेगा। तो दोनों को मिलाएगा, मतलब स्कॉलस्टिक भी होगा और साथ में आपका को स्कॉलस्टिक एरियाज हैं उनको भी वहां पर आपका शामिल करेगा। तो बाकी चीजों से इसमें कमियां छांटते हैं, ये केवल स्कॉलस्टिक नहीं होता है, स्कॉलस्टिक के साथ में क्या रहेगा आपका वहां पर को स्कॉलस्टिक भी रहेगा। तो यहां पर ये पैटर्न तुम चेक करना कि ये जो चीज है कौन सी, सिर्फ स्कॉलस्टिक वो गलत है, सिर्फ को स्कॉलस्टिक वो गलत है, और ये जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है ना, ये सीसी का पार्ट जरूर है, लेकिन ये इन एरियाज को मेनली चेक नहीं करता है, मेनली इनके माध्यम से फॉर्मेटिव और समेटिव के माध्यम से स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक इनको चेक करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, द टर्म कंटिन्यूअस इन सीसीई रेफर्स टू, सीसीई के अंदर जो आपका कंटिन्यूअस शब्द आया है वो बेटा किसके लिए रेफर करता है, किसके लिए वहां पर आपका यूज किया गया है। तो आप सीधा सीधा जानते हैं बेटा आपका कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार चलना होता है, आपका निरंतर चलना होता है, ठीक है, सतत तौर पर चलना होता है। कंटिन्यूअस नेचर उसी का तो नाम है ना, तो जो इसका शब्द का अर्थ है उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। कंटिन्यूअस को अपन क्या कहते हैं, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कहेंगे, जो लगातार चल रहा आपका मूल्यांकन होता है। लेकिन अब आप एक जगह फंस जाएंगे, आपको यह लगेगा कि सर कंटिन्यूअस यहां भी दिया हुआ है ना, तो अगले ने का कंटिन्यूअस टेस्टिंग करना किसका, ओल्ड टॉपिक्स, पुराने टॉपिक्स का। नहीं बेटा, नए टॉपिक्स भी शामिल होते हैं, जैसे जैसे पढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके टॉपिक्स का टेस्ट वहां पर लिया जाएगा। तो केवल ओल्ड टॉपिक्स नहीं आते हैं, फ्रेश टॉपिक्स भी वहां पर आते हैं। एक हमारे छोटे भाई के रूप में वहां पर स्टूडेंट हैं, उनका एक वहां क्वेश्चन आया कि सर आपने एक रेमेडियल टीचिंग में हमें एक सवाल बताया था, कौन सा, कि रेमेडियल टीचिंग के अंदर आपका वहां पर अफ्रेश आइटम्स, तो उसमें एक ऑप्शन है सस्पेंड करने वाला। तो ध्यान देना, जहां सस्पेंड आ गया और न्यू आइटम्स आ गया, वहां अगला ये कह रहा है कि नए आइटम्स को हटा देना। नए आइटम्स हैं उनको वहां मेन क्लास में सिखाना, रेमेडियल में सिखाई हुई चीजों को सिखाना होता है, इसलिए वो ऑप्शन काटा गया था। और उसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था कौन सा, कि टीचिंग अफ्रेश न्यू आइटम्स वाला, तो वो पार्ट इसलिए उसका हिस्सा नहीं है कि टोटल जो न्यू कंटेंट है वो रेमेडियल में इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, सिंपल क्लास में आपका क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। ऐसा बच्चे ने वहां पर कमेंट में भी पूछा है आपका, तो उस चीज को मैंने आपका जवाब दिया है। लेकिन मेनली गौर करना, सीसीए केवल ओल्ड के लिए नहीं आता, साथ में न्यू टॉपिक्स के लिए भी वहां पर जनरेट किया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। केवल मौखिक आपके टेस्ट इसमें शामिल नहीं होते हैं, बहुरूपीय या फिर अलग अलग रूपों में आपके जो समेटिव असेसमेंट है वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा आसान सा है बेटा। द वेटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इन सीसीई, सीसीई के अंदर जो आपका असेसमेंट का जो पार्ट होता है वो फॉर्मेटिव रूप में कितना होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें मेरे पास में जो FA है, FA 1 है, FA मेरे पास में क्या है, 2 है, FA मेरे पास में क्या है वहां पर 3 है, FA मेरे पास में बेटा जी क्या है 4 है। ऐसे लाइक दैट आपके पास में SA 1 है, SA आपका वहां पर 2 है। ये जो बात करते हैं ये 10 10 10 10 इस तरीके से शामिल होगा, ठीक है। यहां पर जब इसकी अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में कैसा है आपका वहां पर 30 30 इस तरीके से शामिल होगा। तो इसका जो वेटेज है वो टोटल अपने पास में 40% है, और इसका वेटेज जो अपने पास में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कितना है आपका 60% है। तो समेटिव 60% में जाएगा और फॉर्मेटिव आपका वहां पर 40% में जाएगा। तो मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका वेटेज पूछा गया, उसका अंक भार पूछा गया, तो सीधा सीधा प्रत्युत्तर आपका क्या रहना चाहिए, 40% रहना चाहिए। 60 इसमें शामिल नहीं है, 30 इसमें शामिल नहीं है, 50 इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, समेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड, जो आपके समेटिव असेसमेंट्स हैं, या फिर ये कहूं कि आपका वो असेसमेंट जो एट द एंड लिया जाता है, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन लिया जाता है, पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद लिया जाता है, वो कब संचालित किया जाता है, उसे वहां पर निर्धारित करके कब रखा जाता है। तो समेटिव असेसमेंट का टाइम किस तरीके से होता है, तो इसमें सीधा सीधा आपको चेक करना है, टाइमिंग है, टाइमिंग का रिलेशन वो उतना इंपॉर्टेंट वहां पर क्यों रहता है। रीजन कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो ऐसे होता है, अभी अभी मैंने बताया, वो कितना बताओ आपका साल में एक बार या 2 बार, कम से कम 2 बार के हिसाब से वहां पर बताता है, और ये अकॉर्डिंग टू सीसीई है, ये ध्यान रखना। अब सीसीई के बाहर समेटिव की परिभाषा क्या हो जाती है, बदल जाती है। सीसीई के अंतर्गत वहां पर ये क्या होता है, ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 2 बार इसे वहां पर किया जाता है। 4 बार वाला क्या होता है आपका फॉर्मेटिव होता है, वंस अ ईयर इसमें नहीं
नहीं रहेगा, केवल सेशन के एंड में नहीं होता है, यूनिट वाइज हो सकता है आपका, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका वहां पर 70% सिलेबस हो गया तब लिया जा सकता है, 50 या 60 पर लिया जा सकता है, 80 पर लिया जा सकता है, तो केवल एंड ऑफ द सेशन होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सीसीई रिपोर्ट कार्ड्स आर, सीसीई के जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, प्रगति पत्र आपके होते हैं, बच्चे ने कितनी उन्नति वहां पर कर रखी है, अगर इनकी अपन बात करते हैं तो सीसीई हमेशा इसके खिलाफ होता है कि बच्चे के परसेंटेज दीजिए, प्रतिशत के खिलाफ होता है। सीसीई बच्चे को अपने आप में डिवीजन है उससे थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश करता है, सीसीई मेरिट की लड़ाई नहीं लड़ता है। सीसीई वहां पर हमें किसकी बात करता है कि बच्चे को सीधा सीधा आप क्या दे दीजिए, ग्रेड्स दे दीजिए, या फिर उसका जो अंकिक क्षमता की जांच है उस सीजीपीए के बेसिस पर होनी चाहिए, जो आपका वहां पर क्यूमुलेटिव जो ग्रेड का प्रोग्रेस उसका एनालिसिस आता है उसके आधार पर वहां पर बच्चे को आंका जाना चाहिए। तो कितने सीजीपी हैं, 8 है, 8.5 हैं, 8.7 हैं, आपका 9 है, 9 आपके 5 हैं, इस तरीके से। अब इसमें रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सीबीएसई के ऑफिशियल क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वहां इशू नहीं है, लेकिन ये इसका मेन आधार नहीं है कि इसके रूप में इसे जांचा जाए। इसमें केवल स्कॉलस्टिक नहीं, इसमें स्कॉलस्टिक को शामिल किया जा सकता है, ये केवल टीचर्स के द्वारा संपूर्ण तौर पर इवैल्यूएट हो, नहीं ऐसा तो नहीं है, इसके साथ में इसमें दूसरी चीजें भी शामिल की जा सकती हैं, बाहर के जो अथॉरिटी होते हैं उन्हें भी चेक करने का मौका दिया जा सकता है। तो एक चीज इसमें आप बच्चे पढ़िएगा कि जब भी अपन यहां पर सीजीपीए पढ़ते हैं ना बेटा, तो सीजीपीए के लिए हमारे दिमाग में एक थियरी आती है, हमारे दिमाग में एक पैटर्न वहां पर देखने को मिलता है। बच्चे जब सीबीएसई बोर्ड से अपनी परीक्षाएं पास कर चुके होते हैं, उत्तीर्ण कर चुके होते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है बेटा आपका वहां पर उन्हें यह नहीं पता होता कि सीजीपीए है क्या आपका, तो उसको मैं फुल फॉर्म में वहां पर लिख देता हूं, क्यूमुलेटिव और फिर आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये मैंने कभी कभी क्लासेस में पूछा भी है, तो बच्चों से मुझे पूरा आंसर वहां देखने को नहीं मिलता है। सी किसके लिए स्टैंड करता है, क्यूमुलेटिव, यहां पर जी किसके लिए स्टैंड करता है आपका, ग्रेड के लिए, फिर यहां पर पी किसके लिए स्टैंड करता है, पॉइंट के लिए, और ए मेरे पास में किसके लिए स्टैंड करता है वहां पर आपका एवरेज के लिए। तो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज का जो हिस्सा है वो किसमें आता है आपका, सीजीपीए में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिएगा, यहां सवाल कैसा है कि को स्कॉलस्टिक एरियाज इंक्लूड, जो आपके सह शैक्षिक गतिविधि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें आप किन किन चीजों को वहां पर शामिल करते हैं, उनको 1 बाय 1 आपको चेक करना है। तो जो को स्कॉलस्टिक होता है वो एकेडमिक नेचर से कहां चला जाता है बेटा आपका, बाहर चला जाता है, इसमें एकेडमिक नेचर की कोई बात नहीं होती है। तो को स्कॉलस्टिक इसकी बात करेगा कि जीवन को कैसे जिया जाता है, उसमें आर्ट की कला की बात आ सकती है, स्किल कौशल की बात आ सकती है, आपके एटीट्यूड दृष्टिकोण की बात आ सकती है, आपके एप्टीट्यूड अभिरुचि की बात आ सकती है, आपके फ्लोविंग नेचर की बात वहां पर आ सकती है। इसके साथ में तरह तरह की चीजें उनको समावेशित किया जा सकता है, उनको इंक्लूड वहां किया जा सकता है। आपके एथिकल बातें हो सकती हैं, नीतिगत या नीति शास्त्र की बातें हो सकती हैं, आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं उनकी बातें वहां पर आपकी शामिल की जा सकती हैं। तो इसमें अपन लाइफ स्किल्स की, जीवन कौशल की बात करते हैं, एटीट्यूड्स दृष्टिकोण की बात करते हैं, वैल्यूज मूल्यों की बात करते हैं। स्कॉलस्टिक अगर होता तो उसमें केवल एकेडमिक नेचर या टेक्स्ट बुक की बात वहां पर अपन करते, वहां तक सीमित हो जाते। तो ये जो चीजें राइटिंग और स्पीकिंग स्किल वाला, ये केवल स्कॉलस्टिक में आता है। प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज हैं, ये मिक्स है आपका, दोनों में शामिल हो जाता है। ओरल और रिटन टेस्ट होता है वो केवल स्कॉलस्टिक में आता है, लेकिन जब आप लाइफ स्किल्स की, एटीट्यूड्स की और वैल्यूज की बात करते हैं तो ये मैनर किसमें जाता है, को स्कॉलस्टिक में। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, विच टूल इज नॉट यूज्ड, निम्नांकित में से कौन सा टूल है वो यूज नहीं किया जाता है, किसमें, इवेलुएट मूल्यांकन करने में, कहां पर, को स्कॉलस्टिक एरियाज इन सीसीई। जब आप सीसीई के अंदर को स्कॉलस्टिक एरियाज को काम में लेते हैं तो बच्चा है, बच्चे का जो रैंकिंग स्केल होता है, पैमाने का स्तर होता है, उसको अपन शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अकादमिक स्तर से बाहर भी हो सकता है। बच्चे का पोर्टफोलियो जो व्यक्तिगत उसका पत्रक आ सकता है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। आपके वहां पर पुराने बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि की हिस्ट्री है उसको इसमें डाला जाए, वो भी शामिल हो सकता है। लेकिन जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन्हें आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपका एमसीक्यूज कहते हैं, जिन्हें आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, ये वहां पर आपके लिए को स्कॉलस्टिक नहीं होता है। इसे जब हम शामिल करते हैं तो ये को स्कॉलस्टिक की बजाय बताओ किस में लिया जाना चाहिए, आपका वहां पर स्कॉलस्टिक में लिया जाना चाहिए। इसके साथ में से जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट समेटिव असेसमेंट SA1 इज कंडक्टेड आफ्टर, ये कब कब आपका पूरा होता है। तो ये एक अच्छा सवाल बनेगा कि मेरे पास में 4 FA हैं और 2 क्या है आपके वहां पर
एस ए हैं, तो इनका टुकड़ा किस तरीके से शामिल आपका किया जाना चाहिए, इसको मैं समझाता हूं आपका। पीछे मैंने आपके समक्ष इस तरीके से इसका जो अंक भार है उसे बांटा था। अब ये समझना, सबसे पहले यहां जो टर्मिनोलॉजी है वो किसकी है बताओ, आपका FA1 की है, फिर FA2 की है, उसके बाद में SA1 का है, फिर आपका FA3 का है, फिर आपका FA4 का है, और फिर आपका SA2 का है। तो अपने पास जो SA1 आता है वो पहले दो FA के बाद में आएगा। इसी सवाल को अगला हमें यहां पर पूछना चाहता है। देखना जरा क्या सवाल किया अगले ने वहां पर हमसे, कि पहला जो समेटिव असेसमेंट है SA1 है वो कंडक्टेड आयोजित होता है, किसके बाद आयोजित होता है? क्या चारों के चारों फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं उनके बाद आयोजित होता है क्या? नहीं होता ना आपका, ये तो चारों के बाद तो SA2 आ जाएगा। पहले जो दो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं उनके बाद आयोजित किया जाता है, बाकायदा किया जाता है। और फिर अगले ने कहा कि द एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा है, उसके बाद वाला नहीं, ये तो खुद ही उसमें शामिल हो जाएगा। जब SA2 की अपन बात करेंगे वहां जाते जाते खत्म हो जाएगा। लास्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो ये तो फिर इसी के बाद वाली बात आ गई ना। ये जो पहला और चौथा ऑप्शन है तो करीबी आंसर हो गया आपका वहां पर। इस तरीके से करीबी ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं बोलूंगा, आंसर जो मेरे मुंह से निकला है इसे ठीक करना, आंसर नहीं होगा बल्कि दोनों मिलते जुलते क्या हो गए आपके ऑप्शन हो गए। जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है वही लगभग किसमें आपका चौथे में। पहले में क्या कहा, चारों फॉर्मेटिव के बाद में, और यहां क्या कहा, लास्ट फॉर्मेटिव के बाद में। तो लास्ट फॉर्मेटिव कौन सा है? चौथा ही तो है, उसके बाद वाला। तो ये दोनों करीबी आंसर नहीं है बेटा, यहां पर टंग स्लिप भी होती है। तो आप ध्यान रखना इनकी बजाय अपना आंसर कौन सा है, द फर्स्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं आपका। जो पहले दो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो जाते हैं उनके बाद में पहला ऐसे आएगा, फिर दो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो जाते हैं उसके बाद में आपका दूसरा ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, इन CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसमें ग्रेड्स आर अवार्डेड टू, जो ग्रेड्स हैं वो दी जाती हैं। तो ग्रेड्स किस लिए दी जाती हैं? बच्चे का वहां पर एक तरफा मूल्यांकन करने के लिए कतई नहीं होता है। बच्चे का जो चहुमुखी, बहुमुखी, वर्सेटाइल नेचर का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपका, सर्वांगीण विकास है, वो हमें देखने को वहां पर मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उसके साथ मैंने अटैच किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्या कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा उसको मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है? नहीं। जब ग्रेड दी जाती है तो उसके मायने ये नहीं है कि कंपटीशन मिनिमाइज हो रही है, इसके मायने ये होते हैं कि बच्चे के दिमाग से स्ट्रेस हटाया जाए, उसका एंजाइटी, उसकी दुश्चिंता हटाई जाए, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी भगनाशा वहां पर हटाई जाए। यहां पर सीधा सीधा बच्चे का प्रेशर हटाने की बात होती है। और जब आप ग्रेड देते हैं तो आपका जो मार्क्स है, मार्क्स की जगह कौन लेता है? ग्रेड्स। तो इसे बदल दिया जाता है और साथ में बच्चे का जो डेवलपमेंट या विकास है वो संपूर्ण तौर पर आंकलित करने का काम किया जाता है। क्या इसमें केवल समेटिव? तो केवल समेटिव तो कहां होता है? एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है या दो FAs के बाद में होता है। तो सिर्फ उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आपका ग्रेड नहीं दिया जाता है। अब ग्रेड है, ग्रेड केवल इसलिए नहीं होता है कि आपका समेटिव परफॉर्मेंस चेक करो, उसका स्कोलेस्टिक भी चेक करोगे, उसका को स्कोलेस्टिक चेक करोगे, तो ये हाफ हार्टेड आंसर होता है, कंप्लीट आंसर नहीं कहा जाएगा। और लास्टली यहां पर अपन देखते हैं कि फोकस इस बात पर ध्यान केंद्रित रहता है सोलली, मुख्य तौर पर कौन सी चीज पर? एकेडमिक्स, कि उसके अकादमिक स्तर की बातें अपन करते हैं। तो ये तो केवल स्कोलेस्टिक में आ जाएगा। जब आप यहां आते हैं तो भी ये स्कोलेस्टिक है, यहां आते हैं तो भी ये स्कोलेस्टिक है। यहां पर इसमें समेटिव परफॉर्मेंस है, उसमें चीजें थोड़ी सी बढ़ भी जाती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आ जाती है, लेकिन क्लियर सेंस में नहीं आती है। यहां ग्रेड के दो मीनिंग हैं, पहला मार्क्स को रिप्लेस करना है और दूसरा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देना है। जब समेटिव की बात करते हैं तो वहां पर स्कोलेस्टिक की तरफ इशारा थोड़ा ज्यादा होता है और को स्कोलेस्टिक की तरफ इशारा थोड़ा सा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, एक विद्यार्थी का जो पोर्टफोलियो है उसमें आप इंक्लूड करते हैं या उसमें आप शामिल करते हैं। क्या शामिल वहां पर करते हैं? बच्चे के दोनों प्रकार के काम, करिकुलर या को करिकुलर, ठीक है, प्लस में आपका एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक, सोशिएटल, स्कूल में आपका इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, मतलब इन द सोसाइटी, दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो पहले आप चेक करें, केवल लिखित जो परख होते हैं और गृह कार्य होता है वही इसमें शामिल होता है? नहीं, ये तो सिर्फ इनसाइड द क्लास की बात हुई ना। ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रूफ्स हैं, केवल अकादमिक स्तर पर प्रदर्शित किए जाने वाले आपके सबूत या सिद्धांत उसमें शामिल होते हैं। तो ये भी केवल इनसाइड द क्लास की
की बात होती है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स ओनली, केवल आपका प्रतिवेदन जो दिए हुए हैं उनका परीक्षण करना, यह भी केवल क्लासरूम की बात होती है। तो यहां जो मैनर मेरे पास में है, एक कलेक्शन, एक ऐसा संग्रहण है अब एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क का है, जो आपके अकादमिक और वहां पर अति स्तर पर, बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर क्या करते हैं, आप अपने पाठ्यक्रम की जो गतिविधियां होती हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनसे बाहर निकलकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब ये चीजें लिखते हैं या बताते हैं, उन्हें व्यवहार में उतारते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उन चीजों को हम किसमें शामिल कर सकते हैं, आपका बच्चे के पोर्टफोलियो। मतलब एकेडमिक भी है और एकेडमिक के अलावा वहां पर नॉन एकेडमिक हो सकता है, करिकुलर है, को करिकुलर है, स्कॉलस्टिक है, को स्कॉलस्टिक, सारा पोर्टफोलियो में शामिल होता है। अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, जो बच्चे के रिकॉर्ड एनेक्डोटल के नाम से बनाए जाते हैं उनमें क्या क्या वहां पर शामिल होता है। तो इसमें यह ध्यान रखना, बच्चे के जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो सकारात्मक होती हैं चाहे वो नकारात्मक होती हैं, उसके मौलिक तथ्यों को, उसकी नैतिकता को प्रभावित करने वाली, उसकी आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, शैक्षिक है, सह शैक्षिक है, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी इवेंट्स हैं उनका वहां पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, काल क्रमानुसार उन्हें लिखा जाना, वो किसमें चला जाता है, बताओ, आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर वहां पर चला जाता है। तो यहां पर आप चेक करेंगे निम्नांकित में से कौन सी चीज वहां पर इनमें से क्या है, आपका ट्रू है। तो चेक करना, दे आर स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, क्या वो सांख्यिकी के आधार पर दर्ज करवाए जाने वाले प्रतिवेदन है, क्या नहीं है। दे रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू लर्नर्स, वहां पर जो लर्नर्स हैं आपका अधिगम करता है, उनसे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना, उनको वहां पर रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, वहां पर गौर करना, बिल्कुल ऐसी बात करते हैं। जब बच्चा है, बच्चे के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके जीवन से अलग अलग परिप्रेक्ष्य लेते हुए, अलग अलग उनके वहां पर पक्ष हैं, उनको अपना आधार बनाते हुए, और वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक जगह आप रिकॉर्ड के तौर पर संधारित करते हैं। तो ये सारा काम किसमें होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है। दे यूज ए यस और नो फॉर्मेट, उसमें हां या ना है इसका फॉर्मेट शामिल होता है, नहीं जी। दे इंक्लूड ओनली स्कॉलस्टिक डेटा, वो वहां पर केवल और केवल क्या करते हैं, आपका स्कॉलस्टिक डेटा है उनकी बात या उनके विवरण की बात वहां पर करते हैं, नहीं, ऐसा भी कुछ वहां पर आपका नहीं होता है। इन चीजों को रखा नहीं जाता, इन चीजों को वहां पर जोड़ा नहीं जाता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सी चीजें हैं जो वहां पर आपकी क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, जो वहां पर आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ में आपकी जोड़ी जा सकती हैं, उनके साथ में वहां पर आपका इश्यूड मैनर यहां रखा जा सकता। तो बच्चों के लाइफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके साथ में दर्शाए जा सकते हैं, उनके साथ में रखे जा सकते हैं। अगली बात में आए, ऑब्जर्वेशन एज ए टूल ऑफ इवैल्यूएशन, वहां पर अगला ये कह रहा है कि मेरे पास में जो टूल ऑफ इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है, मूल्यांकन का जो आपका एक उपकरण है, उसके ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण की अपन बात करते हैं ना, तो उस सेंस के अंदर या उन चीजों में जब हम जोड़ते हैं तो मोटा मोटा इशू क्या आता है, ऑब्जर्वेशन किस रूप में किया जाता है या किस फैक्ट को लेकर वहां पर आपका किया जा सकता है, उनके साथ में जोड़ा कैसे जा सकता है। बच्चा जब भी अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है, टीचर अपना टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उस वक्त वो कितना कुशल है, कितना प्रवीण है, कितना दक्ष है, कितना निपुण है, इन चीजों के आधार पर उसका ऑब्जर्वेशन मायने रखता है। तो ऑब्जर्वेशन जब करना है, इसका मतलब एक एक बारीकी को चेक वहां पर करना है। क्या इसमें केवल और केवल को स्कॉलस्टिक एरियाज को जगह मिलती है, नहीं मिलती है। क्या यहां पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको वहां पर राइट एसेस, निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। ये तो मैटर कैसा हो गया बेटा, सब्जेक्टिव हो गया ना, आत्मनिष्ठ हो गया। इवेल्युएट्स, यहां मूल्यांकन होता है किसका, बच्चे की और टीचर दोनों की जो एफिशिएंसी, टीचर की कैसे चेक होगी, उसे फीडबैक मिलेगा और उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है उसको निर्धारित किया जाता है कि बच्चा इसमें मैच्योर हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में रखी जा सकती है। और जब आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, बच्चे की लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको इसमें संधारित किया जाता है, क्या उसके साथ में से सेम रखा जाता है, कतई नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। रेटिंग स्केल्स मेजर, जो मापन या पैमाने के स्तर होते हैं जहां पर यह चीज चेक की जाती है कि बच्चे का व्यवहारिक कौशल है, व्यवहारिक जो आचरण है, व्यवहारिक जो आपका सदाचार है, क्या वो कहीं कदाचार का भागी तो नहीं है,
उसका वहां पर अपराधी तो नहीं बना है, उसमें नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन तो नहीं हुआ है, उसमें हास तो नहीं हुआ है, उसकी नैतिकता कहीं घटी तो नहीं है। इन चीजों में उनका स्तर या लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या रहा है आपका, उसके जो कौशल होते हैं वो डेवलप हुए कि नहीं हुए, हुए तो किस प्रोपोर्शन में हुए, ये सारी चीजें हम कहां चेक करते हैं बताओ, आपका रेटिंग स्केल्स में चेक करते हैं। रेटिंग वहां दी जाती है कि आपकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, या फिर आपका स्तरीय अवस्था जो उस व्यवहार या उस कौशल से जुड़ा हुआ होता है। तो गौर ये करना, रेटिंग स्केल्स में क्या चेक करेंगे, बच्चे के व्यवहारिक पक्ष को चेक करेंगे, बच्चे का डिमेनर वहां पर चेक करेंगे, बच्चे का एटिकेट है, बच्चे का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी कर्टसी है, उसको चेक वहां पर किया जाएगा। क्या इसमें यस नो रिस्पॉन्स की बात आती है, हां या ना वाले जवाब होते हैं, नहीं। क्या इसमें केवल लाइफ स्किल्स, केवल जीवन कौशल की बात आती है, नहीं। साथ में दूसरे कौशल भी आपके हो सकते हैं, साइड स्किल्स भी आ सकते हैं। क्या इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिजल्ट्स, सांख्यिकी जो आपके परख है उनके परिणामों की बात होती है, नहीं। तो कुल मिला के रेटिंग स्केल का जो पैमाना है वो दो चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला एस्पेक्ट बिहेवियर का है, दूसरा उसकी स्किल्स का है, और तीसरा इनके साथ में दोनों को मिक्स करते हुए जो साइड की स्किल्स होती हैं उनको ऐड करना होता है, उनके लेवल को, उनकी बारंबारता को चेक करना वहां पर इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, होम असाइनमेंट्स आर, जो आपका गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है, तो गृह कार्य जनरली कैसा होता है, आप सारे जानते हैं कि बच्चे को लिखने के लिए कुछ दिया जाता है, कंपोजिशन भी हो सकता है, आपका निर्देशित कोई एक्शन हो सकता है जिसके तहत बच्चा क्या करेगा, घर पे जाके कुछ आपका वहां पर लिखेगा और अगले दिन जो अपना इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, उसे लाकर चेक करेगा या चेक करवाएगा, या फिर तयशुदा जो आपका तारीख है, तयशुदा समय है, उस पर उसके पास में ये लेकर आएगा, कहेगा कि सर या मैडम देखिए आपने जो होम असाइनमेंट मुझे दिया है ये मैंने कंप्लीट किया या फिर नहीं किया, और किया है तो मैंने इसको सही रखा है या फिर नहीं रखा है। तो इसमें जो होम असाइनमेंट आता है, जिस स्किल को चेक करवाता है उसे अपन क्या कहते हैं, रिटन स्किल कहते हैं। LSRW में आपका चौथे वाला इसमें शामिल किया जाता है। तो क्या ये केवल और केवल अपने पास में को स्कॉलस्टिक जो असेसमेंट होते हैं उनके लिए, नहीं, उसमें तो होम असाइनमेंट की खास जरूरत होती नहीं है। क्या यहां ओरल टेस्ट या जो मौखिक आपकी परख होती हैं उनकी जगह लेता है, नहीं। क्या इसे वहां केवल और केवल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अकेले वही जांचता है, क्या दूसरे स्टेट बोर्ड्स नहीं दे सकते, नहीं बेटा, राज्य स्तरीय दूसरे बोर्ड्स हैं वो भी आपका होम असाइनमेंट्स देते हैं। आप भी जिन स्कूल्स में पढ़ के आए वहां आपको होम असाइनमेंट्स मिले ही मिले हैं। तो यहां केवल ये बात कि ऐसे रिटन टास्क, ऐसे लिखित कार्य जो कि आपकी लर्निंग या अधिगम है उसमें परिष्कृत भाव लेकर आते हैं, वो किस में चले जाते हैं, आपका होम असाइनमेंट्स में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटी, निम्नांकित में से जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसकी कौन सी एक्टिविटी शामिल नहीं है, जो उससे जुड़ी हुई नहीं है। गौर करना, फॉर्मेटिव उसका नेचर क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग क्लासेस होता है, ड्यूरिंग कोर्स टाइम होता है, और इसका मैनर ऐसा है कि टाइम लिमिट हमेशा कम रखी जाती है, ज्यादा नहीं रखी जाती है। तो जो कम टाइम लिमिट में होता है उसको चेक करो। क्विज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। डेली क्लास परफॉर्मेंस 35-40 मिनट के पीरियड में बच्चे का 2 से 4 मिनट का जो परफॉर्मेंस होता है वो भी लंबा टाइम नहीं लेता है। ओरल टेस्ट एक बच्चे को 2 से 3 या 5 मिनट में आपकी मौखिक परीक्षा ली जा सकती है, तो ये भी इसमें शामिल नहीं है। सीधा सीधा कि 3 घंटे लंबी अवधि की जो लिखित परख या परीक्षाएं होती हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न है उसका उत्तर पूछती हैं, ये आपके समेटिव नेचर में ज्यादा आता है, फॉर्मेटिव में लिया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 22, समेटिव असेसमेंट्स, ये जो आपके आकलन या मूल्यांकन है, डिफर फ्रॉम, ये अंतर करवाते हैं किससे, वहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट से करवाते हैं। क्यों अंतर वहां पर करवाते हैं, रीजन सुनना आपका वहां पर। समेटिव असेसमेंट्स में ऐसा क्या होता है जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में नहीं होता है। पहली बात वहां पर दे कौन बेटा, आपका समेटिव असेसमेंट। लेस वेटेड, उनका अंक भार कम है, नहीं ज्यादा है। फॉर्मेटिव का 40 होता है और समेटिव का 60 होता है, तो गलत तथ्य है आपका। दे आर कंडक्टेड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार उन्हें संचालित या आयोजित किया जाता है, नहीं, मल्टीपल टाइम्स नहीं होता है। जनरली क्या रखा जाता है, ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में आपका 2 बार रखा जाता है, तो ये चीज भी हट गई। दे आर लेंदी,
वो वहां समय के हिसाब से और लिखने के हिसाब से काफी लंबे होते हैं और कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, और साल में 2 बार उनका आयोजन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा किया जाता है। फिर अगली चीज पे आना, दे फोकस ओनली ऑन को स्कॉलेस्टिक एरियाज, ये सरासर गलत बात है। समेटिव होता है, समेटिव में दोनों चीजों को शामिल किया जाता है, स्कॉलेस्टिक को भी और को स्कॉलेस्टिक को भी। हालांकि को स्कॉलेस्टिक को वहां पर प्रभाव कम दिया जाता है, स्कॉलेस्टिक को ज्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। CGPA स्टैंड्स फॉर, अभी अभी मैंने बोला है, और कुछ बच्चों को जब ऑफलाइन में मैंने पूछा, कभी भी आपका पीछे कभी भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पूछा होगा, तो वहां पर बच्चे इसका जनरली जवाब नहीं दे पाते हैं। बेटा CGPA है, CGPA का मैंने अभी अभी आपके लिए आंसर लिख दिया था। C किसके लिए स्टैंड करता है आपका? क्यूमुलेटिव नेचर के लिए स्टैंड करता है आपका। G स्टैंड करेगा ग्रेड के लिए, P स्टैंड करेगा पॉइंट के लिए, और A स्टैंड करेगा एवरेज के लिए। तो यहां से कमियां छांटिएगा, गलतियां छांटिएगा। क्यूमुलेटिव ठीक है, ग्रेड ठीक है आपका, ये परसेंटेज और असेसमेंट यहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। शुरू में जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है ये यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता है, यहां वाले पार्ट में असेसमेंट है ये आपका यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता है। फिर कंटिन्यूअस नेचर इसमें नहीं आएगा, परसेंटेज वर्ड इसमें नहीं आएगा, एवरेज वर्ड इसमें आपका वहां पर नहीं आएगा। तो अपना आंसर बनेगा CGPA का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा बच्चों। CCE वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, उसकी आलोचना की गई थी। किस लिए की गई थी? कि जो आपके लिखित परख आते हैं, उन लिखित परख है उसके अंदर चीजें ओवरलोड हो जाती हैं आपके बच्चों के लिए, और वहां बच्चों पर आपका प्रेशर डालती हैं। तो इन चीजों को तो हटाया गया, CCE ने शामिल नहीं करती है इस चीज में। तो CCE की प्रशंसा हुई है, तारीफ वहां पर की गई है। फोकसिंग मोर ऑन एक्टिविटीज देन लर्निंग, CCE है उसके अंदर जो आपका अधिगम है उस पर तो ध्यान कम दिया गया, और जो ABL एक्टिविटी बेस्ड जो आपका लर्निंग है, क्रिया आधारित अधिगम, मतलब इसमें को स्कॉलेस्टिक एरियाज हैं, इनको महत्व ज्यादा दिया गया, इन पर फोकस डाला गया। बिल्कुल ऐसा किया गया। क्या इसमें ऐसा कहा जाता है कि समेटिव जो टेस्ट होते हैं, जो SA1 SA2 हैं 30 + 30 60 वाले, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाना? तो वहां पर रिप्लेस करने की बात के लिए तो कभी कहा ही नहीं। इसमें सीधा सा है, समेटिव एक बैलेंस्ड जो इवैल्यूएशन होता है, संतुलित मूल्यांकन होता है, उसका हिस्सा उसमें रखा जाता है, उसका हिस्सा इसमें जोड़ा जाता है। उसमें FA भी शामिल होता है, उसमें आपका SA भी वहां पर शामिल होता है। और फिर अगली बात यहां पर क्या है, ओरल जो इवैल्यूएशंस होते हैं या फिर आपके जो मौखिक मूल्यांकन होते हैं, उनकी चीज अगर मैं बात करता हूं तो उसे एलिमिनेट करना या फिर उसे आपका उन्मूलित वहां पर किया जाना, ये चीज या हटाया जाना, कभी इसने नहीं कहा कि CCE के द्वारा ओरल इवैल्यूएशन को हटाया जाए। बिल्कुल ऐसा कभी मना नहीं किया गया, इस बात के लिए आलोचना भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट फोकसेज ऑन, स्कॉलेस्टिक जो असेसमेंट हैं वो इस बात पर आपका फोकस करते हैं। किस बात पर बताओ? देखिए आपका स्कॉलेस्टिक वो होते हैं जो एकेडमिक नेचर के होते हैं या फिर अकादमिक नेचर के माने जाते हैं। और जब आप इन चीजों को शामिल करते हो ना बेटा, तो यहां पर यह ध्यान रखना, इसमें मेनली आप किस पर फोकस करोगे? ओरल टेस्ट पे करोगे, और साथ में आप किस पे फोकस करोगे? वहां पर आपका रिटन टेस्ट है, उस पर फोकस करने का काम भी करोगे। तो जब ये चीजें आपके पास आती हैं तो इनमें इतना ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मेरे पास में को करिकुलर स्किल्स हैं, इनकी बातें यहां पर नहीं आती हैं। ठीक है, मतलब स्कॉलेस्टिक नहीं होता है, ये को करिकुलर आते ही क्या हो जाता है? को स्कॉलेस्टिक हो जाता है। केवल फॉर्मेटिव का नेचर नहीं, यहां पर स्कॉलेस्टिक है, उसमें हो सकता एकेडमिक हो, लेकिन फॉर्मेटिव में एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों चीजें ले सकते हो आप। वहां पर बिहेवियरल आउटकम्स, व्यवहारगत जो आपके नतीजे हैं, परिणाम हैं, उनको शामिल किया जाना। बेशक तुम ये चीज कह सकते हो, लेकिन स्कॉलेस्टिक के अंदर इस चीज को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया को स्कॉलेस्टिक का है, ये एरिया को स्कॉलेस्टिक का है। तो इसमें स्कॉलेस्टिक जो एकेडमिक नेचर आता है वो आपके ओरल टेस्ट में आएगा, और साथ में आपके रिटन परफॉर्मेंस उसमें शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला लीजिएगा। ये लो, अभी आ गया ना आपका जो मैं बोल रहा था कि को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट्स हैं आपके, उनके अंदर हम किसको इवेल्युएट करते हैं, किन चीजों का मूल्यांकन वहां पर करते हैं। तो बेटा जीवन में जो आपके जीवन कौशल हैं, आपके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं, ऐसा सवाल आपको पहले भी देखने को वहां पर मिला होगा। क्या यहां पर अपने पास में करिकुलर नेचर आता है? नहीं आता है, ये केवल स्कॉलेस्टिक का होता है। क्या स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस? ये
तो है ही इसके उल्टा, सीधा सीधा बाहर गया। एकेडमिक एसेज या अकादमिक जो आपके निबंध की बात करते हैं तो वो नेचर भी किसमें आपका स्कोलेस्टिक में आएगा। ये स्कोलेस्टिक, ये स्कोलेस्टिक, ये स्कोलेस्टिक, तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला जो को स्कोलेस्टिक में काउंट किया जाता है। यहां उसके एटीट्यूड की बात आती है, उसके वैल्यूज की बात आती है, उसके लाइफ स्किल्स की, जीवन कौशल है, उनकी बात बताई जाती है। मतलब किताबों से इतर होता है, किताबों से परे होता है, किताबों से बाहर की बातें इसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। विच असेसमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट स्पीकिंग स्किल्स। आपका स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए, उन्हें परखने के लिए आप किस प्रकार का वहां पर टेस्ट लेना चाहेंगे जहां उनकी स्पीकिंग स्किल सुधरती है। तो आपको सीधा सीधा जोड़ना है मौखिक से या बोलने से, और उसका वर्ड मेरे पास बेटा कौन सा है, ओरल इवैल्यूएशन है। जब आप पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसे पीपीटी का नाम देते हैं, ये रिटन से संबंधित है, लिखित से संबंधित है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ओरल प्लस रिटन दोनों को शामिल किया जाता है। समेटिव असेसमेंट में भी ओरल प्लस रिटन को शामिल करते हैं। 99% क्या रहेगा आपका, रिटन ही वहां पर रहेगा। इक्के दुक्के केसेस में ओरल को इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहां पर जो स्पीकिंग है वो सीधा सीधा अपना सिनोनिम देगा, समानार्थी देगा, कौन सा, ओरल में। क्वेश्चन नंबर 28 वाला, थोड़ी देर पहले आपका सवाल आया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितना हिस्सा शामिल होता है। अब उल्टा क्वेश्चन अपन ने बना लिया कि समेटिव में कितना वहां पर इसका वेटेज शामिल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेटेज है, अंक भार है किसका, आपका वहां पर समेटिव का, समेटिव असेसमेंट का, वो वहां पर सीसी के अंतर्गत कितना है। अकॉर्डिंग टू सीसी बात कर रहे हैं, सीसी से बाहर इसका मैनर चेंज हो सकता है। तो एफ ए या फॉर्मेटिव कितना होता है बेटा आपका, 40 होता है, 10 10 10 10। लेकिन जो मेरे पास में समेटिव होता है उसमें वहां पर 30 30 दो बार आता है, तो अकेला 30 नहीं आएगा, 30 और 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60, इसमें नेचर शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 लीजिएगा। अभी भी अपनी बात हुई है कौन सा, को स्कोलेस्टिक की, और को स्कोलेस्टिक का एक क्वेश्चन आपके लिए वहां पर और बना दिया गया, इजीली कर पाएंगे ना आप। अगले ने पूछा क्या, लाइफ स्किल्स, आपके जो जीवन कौशल हैं, असेस जो मूल्यांकित होते हैं किसमें, सीसीई में, उनमें इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब शामिल किया जाता है। तो ये को स्कोलेस्टिक एरिया है। को स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर एकेडमिक नेचर को आप बाहर कर देंगे तो केवल अकादमिक लेखन की बात नहीं होती है। डेली क्लास परफॉर्मेंस है वो फिर से किसमें जुड़ जाएगी, एकेडमिक में, वो भी नहीं है। केवल करिकुलर, पाठ्यक्रम से संबंधित, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, विषय विशिष्ट या विषय आधारित कौशल हैं, उनकी बात यहां पर नहीं की जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इसमें जो नेचर आपके पास में आता है बेटा वो कौन सा आता है, थिंकिंग, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स का, सोचने का, सामाजिक स्तर का और भावनात्मक कौशल का है, उसे इसमें जोड़ा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अपने पास में को स्कोलेस्टिक है, ये अपने पास में स्कोलेस्टिक है, ये स्कोलेस्टिक है, ये आपका स्कोलेस्टिक है। आज की कक्षा का, आज के लेक्चर का सबसे आखिरी सवाल, और यह सवाल परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, गौर करना। अगले ने क्या कहा, द ओवरऑल गोल ऑफ सीसी इज, सीसीई का जो आपका पूरा या संपूर्ण आधार पर, समग्र आधार पर या फिर होलिस्टिक नेचर है, उसको कवर करने वाला ऑब्जेक्टिव या एम या टारगेट, लक्ष्य या उद्देश्य, स्पेसिफिक विशिष्ट हो सकता है, जेनेरिक मतलब सामान्य हो सकता है, या फिर अपने पास में आपका एक बैलेंस्ड नेचर का हो सकता है। वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, यहां बच्चे का विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए, बहुमुखी या चहुमुखी स्तर पर होना चाहिए, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, हर फन मौला स्थिति में विकास होना चाहिए। तो बच्चे को जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो होलिस्टिक, समग्र अवस्था में विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में, स्कोलेस्टिक में भी और को स्कोलेस्टिक में भी। इनसाइड द क्लास भी होना चाहिए, आउटसाइड द क्लास भी वहां पर होना चाहिए। बाकी तीन चीजों को आप काटिए, कैसे काटेंगे, वहां पर बच्चे का जो परीक्षा के प्रति जो आपका प्रदर्शन होता है उसे परफेक्ट बनाने के लिए आश्वस्त करने का काम नहीं, ये केवल और केवल एकेडमिक नेचर या स्कोलेस्टिक नेचर को दर्शाता है। फिर अगला एलिमिनेट, हटाना, ओरल और रिटन टेस्ट, इन दोनों को आप हटा दोगे तो ये को स्कोलेस्टिक पे चला जाएगा, स्कोलेस्टिक के लिए जगह नहीं होती है, जो गलत है। सीसीई के अंदर वहां पर अपना ये मैनर स्कोलेस्टिक भी आता है, ये मैनर को स्कोलेस्टिक ये भी शामिल होता है। टू प्रमोट समेटिव असेसमेंट्स ओनली, तो ये क्या हो जाएगा आपका
हाफ स्कॉलस्टिक कहा जाएगा। अगर फॉर्मेटिव हटा देते हैं तो असेसमेंट या इवैल्यूएशन है वो कंप्लीटली आपका वहां पर शामिल किया नहीं जा सकता। तो अगर प्रमोट करना है तो असेसमेंट्स में आपको समेटिव भी करना पड़ेगा और समेटिव के साथ में आपको फॉर्मेटिव है उसको भी प्रमोट वहां पर करना पड़ेगा। ये आज की क्लास के अपने पास में बेटा जी कितने क्वेश्चंस आए, वहां पर 30 क्वेश्चंस हैं और इन 30 क्वेश्चंस को पीछे वाले से आप मिला दीजिएगा, टोटल कितने हो जाएंगे आपके वहां पर 16। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन है ये आपके वहां पर L1 L2 दोनों के लिए, पात्रता में भी है मेंस में भी है। L1 पात्रता में, L1 मेंस में है, L2 सब्जेक्ट के मेंस में है। ग्रेड 2 का जो मेंस है उसके अंदर, ग्रेड 2 के बच्चों का जो स्पेशल ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी मैंने ये चीज शेयर की थी। आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन पार्ट 1 है, अब इसे भी शेयर आपका वहां पर कर दूंगा। ये आपके टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर होता है आपका, और साथ में यूट्यूब पर आपके पास में नोटिफिकेशन आता ही आता है। और जब वक्त मिला तो इसका अपन वीडियो और भी वहां पर बना लेंगे, और जैसे ही टाइम वहां पर इसमें लेजर आवर्स मिलते हैं तो आपका मेजर 2 जो पेपर सोल्यूशन है उसका भी मैं लेकर आऊंगा। और उसके बाद में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे अपन, साथ में वहां कहां चलेंगे, फोनेटिक, उसकी तरफ भी अपन वहां पर जाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। अभी अपना जनवरी चल रहा है, आज 29 ऑफ जनवरी, 29 जनवरी है बेटा, याद रखना। करीब करीब आपके पास में सॉरी फॉर दैट, करीब करीब आपके पास में वहां पर 30 वीडियोस और आने हैं, मिनिमम 30 वीडियोस आपके पास में वहां पर और आने हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास कितने वीडियोस पहले आ चुके हैं। मोटा मोटा पूरा जो मसौदा है वो तैयार मैंने कर दिया है आपका, आगे और आपको इनहांस करूंगा। अगर कोई बच्चा जिसके पास में तैयारी के लिए पूर्ण समय नहीं है, ठीक, या फिर वो पैसे भर के किसी आपके वहां पर भारी भरकम संस्थान है उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो इनका एकमात्र सॉल्यूशन आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। और इनको आप कवर करके जाते हैं तो यकीन मानना आपका जो एवरेज होगा स्कोरिंग 30 में से 20 और 30 के बीच का रहेगा। 22 आ जाएं, 24 आ जाएं, 25 आ जाएं, 28 आ जाएं, इस प्रकार का आप एवरेज वहां कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप सेल्फ स्टडी करना छोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सीधा सा है कि हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा। फिर बोलूंगा वहां पर कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा बेटा, अपनी हिम्मत को तोड़ना मत। इतना याद रखिएगा, जो खुद अपनी मदद करना जानता है तो ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है। आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सायनारा।